चलिए बच्चा लोग, तो आज स्टार्ट करेंगे लाइफ से। लिखिएगा, लाइफ इज इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ इज इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। It is inherent capacity of living organism. It is inherent capacity of living organism. Inherent capacity का मतलब the capacity to inherit. Inherent का मतलब अंडरलाइन करके लिख लो, capacity to inherit। और सब एनसीईआरटी का लाइन है, तो कोई लाइन अगर समझ में नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्स्ट्रा है। आप पूछिए, नया चीज है ना, थोड़ा तो समझ लेगा। लाइफ इज इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनहेरेंट का मतलब हम आपको बता चुके हैं, इनहेरिट करना। हमारे अंदर जीवन क्या है, तो वो एबिलिटी जिसके थ्रू हम अपने पेरेंट्स से उनका जेनेटिक मटेरियल अपने बॉडी में लेके आ पाए। समझे बात? वही जीवन है। अगर हम नहीं ले पाते, अगर वो इनहेरिट नहीं कर पाते, तो डीएनए मेरी बॉडी में नहीं होता। और बॉडी का पहला सेल कौन सा होता है? विच इज द फर्स्ट सेल ऑफ द बॉडी? बोल रहा बच्चे, गलती होने से मर्डर नहीं होता है। बोलो बोलो जल्दी सोचो। डीएनए सेल नहीं होता बच्ची, तो मॉलिक्यूल है। जाइगोट, स्पर्म जब तक था वो फादर का सेल था, एग जब तक था मदर का सेल, लेकिन जब वो फ्यूज कर गया तो बच्चे का पहला सेल है जाइगोट, जो डिवाइड करके पूरा बॉडी बनाएगा। समझे बात? तो ये जो जाइगोट है, इसके अंदर डीएनए, इसलिए हम जिंदा है। और जाइगोट के अंदर डीएनए आने का प्रोसेस ही लाइफ है। समझे बात? वो कैपेसिटी जिसके थ्रू जाइगोट स्पर्म और एग के डीएनए को अपने अंदर मिला पाया, दैट इज लाइफ। दैट कैपेसिटी इज लाइफ। समझे? नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ। लाइफ का बहुत सारा फीचर्स है, ठीक है? लाइफ का बहुत सारा फीचर है। लाइफ को अलग अलग, जैसे आपसे पूछिए कोई चीज जिंदा है, कैसे क्या बोलोगे? सर जो ग्रो कर रहा है वो जिंदा है, सर जो रिस्पायर कर रहा है वो जिंदा है, जो रिप्रोड्यूस कर रहा है वो जिंदा है, जो एक्सक्रीट कर रहा है वो जिंदा है, जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो जिंदा है, यही बोलोगे ना? तो हम लोग उन सारे कैरेक्टर्स का बात करेंगे, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं जिंदगी के, लाइफ के क्या क्या फीचर्स है। तो पहला फीचर ग्रोथ है। आप इसको एक हेडिंग के तौर पर लिखिएगा, ठीक है? एकदम क्रिस्प लिखवाऊंगा, छोटा लेकिन सटीक। नोट्स का एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपके भेजे में घुसा होना चाहिए। समझ गए बात? 19 जुलाई को नीट है, ठीक है? इस साल का 19 जुलाई। उसके पहले जितना चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे, उन सब का हर क्वेश्चन उस पेपर से करना है, नीट वाले से, ताकि ये तो पता चले कि जो पढ़ रहा है उसका कुछ वैल्यू है, नहीं है बस यूं पढ़े जा रहे हैं। भरोसा कैसे होगा? भले ही आप लोग सब पुराने हो, साल भर देख लिए हो, लेकिन फिर भी 11th नया चीजें एक बार देखते हैं कि जो पढ़ रहे हैं क्या उससे क्वेश्चन आता है, ऐसा फालतू पढ़ा रहे हैं, खाली फेंक रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। एक बार देखें, इसलिए एक एक लाइन आपको याद होना चाहिए। ये नहीं कि उस वक्त नोट्स खोल के बैठ जाए, उस दिन पिटाई भी होगा, तब भी नहीं मानो सीधा खिंचके आओ, कहानी खत्म, रिस्क ही नहीं लेने का। ग्रोथ देखें, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज इन मास, आप लोग 4 कलर के पेन के बारे में आपको बोले हैं? नहीं, 10 में बोले थे। वापस से 4 कलर, इस बार तो पक्का अगले क्लास में देखेंगे। Black is for question, blue is for normal theory, red is for very important thing या headings, and green ये नॉर्मली वो सब लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने टाइम में 5 कलर का पेन यूज करते थे, एक और था पिंक, और ये पिंक सिर्फ जैसे कुछ कुछ बोलते हैं ना, ये पूछा हुआ है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम पिंक से लिखते थे। समझे? ये कोडिंग पूरे नोटबुक में मेरे फॉलो होता है। पिंक मतलब कि पूछा हुआ है। और जब से हम अपना नोट्स बनाए 2017 में फाइनल कंप्लीट हो गया था 12th मेरा, एग्जाम दे लिए थे हम, या 2016 में हम 12th में थे,
तो 2016 के बाद जितना भी सवाल पूछा गया आज तक मेडिकल में, वो सब मेरे नोट्स में पिंक से है। मतलब या तो पिंक नहीं, पिंक के अलावा ग्रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पिंक यानी पूछा हुआ है, इन्हीं दोनों से सवाल ही आता है। समझे बात? मेडिकल में रेपिटेशन बहुत ज्यादा है क्वेश्चंस का, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम इज्जत देके, दामाद जी टाइप इज्जत देके पढ़ना है। समझे? चलिए, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। Increase in mass and increase in number are twin characteristics of growth. Increase in mass and increase in number are twin characteristics of growth. Twin characteristics of growth. कोई चीज ग्रो कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? दो तरीका है, या तो उसका मास बढ़ रहा हो, आप 2 किलो के थे, सुबह उठे 4 किलो के हो गए, है ना? दो कारण हो सकता है। पहला, रात में खूब कुटाए हो इसलिए फूल गए, तो क्या वो ग्रोथ है? मास नहीं बढ़ा, खाली फूल गए हो, है ना? हवा बढ़ गया। या फिर मास बढ़ गया, रात में खूब फूस के सोए थे। सब नॉनवेज वाले हो ना? वेज? दोनों। हाँ, जाहिर सा बात है, नॉनवेज का मतलब तो शिकार पे निकले, कुछ देखे मिला, मार के खा गए, ऐसा थोड़ा तो होता है। सब नॉनवेज ही हो? हाँ, तो रात में चिकन बिरयानी बना, बस छूट गए, तो 2 किलो मांस बढ़ गया, तो ग्रोथ हुआ, ठीक। या फिर ग्रोथ इसको भी कर सकते हैं, नंबर बढ़ गया, 10 सेल था, सिर्फ अगला दिन देखे तो 20 हो गया, मतलब कि ग्रोथ हुआ है। तो इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, यही दो कैरेक्टर्स है किसके? ग्रोथ के। और ये एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा हुआ है इसी तरह, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। अगर एनसीईआरटी पढ़ो तो सीधा लिखा होगा, पढ़ेगा? एनसीईआरटी सब लोग ले लियो कि नहीं? अगर वैसे तो हमको उम्मीद कम है, बट मे बी आज या कल 1-2 दिन और लेट हो जाए तो फिर बुक मिलेगा भी नहीं अगला 2 महीना। एनसीईआरटी इतना रेयर होता है। फिजिक्स ऐसे भी मार्केट से खत्म, पता है ना? नहीं पता? कोई नहीं बता दिया, फिजिक्स खत्म। कल ही मेरे पास सर बुक नहीं मिल रहा, फिजिक्स नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी बहुत रेयर होता है, बहुत पहले 10th में भी बोले थे ये बात, 11th में वापस से भी बोले थे, और फिर आज बोल दे रहे। चूंकि बायोलॉजी कम लोग लेते हैं, चांसेस की मिल जाए गलती से, यू कैन ट्राई। देखो जितना जल्दी मिल जाए। बायोलॉजी लेना ये तो कंफर्म हो गया ना सब, इसको छोड़ के तुम भी कंफर्म हो गई? हाँ, अभी देखो तुम लोग, तुम्हारा अभी नहीं कंफर्म, बस देख रही हो कि कौन सा सही लग रहा है। ठीक, तुम्हारे साथ है वो, तुम जान रहे हो, तुम्हारे साथ है, तुम्हारी टीम में बता रहे हैं। पहले बात कर ली, ये भी ठीक है। तो तुम्हारा क्या दूसरा पीछे, मतलब बायोलॉजी नहीं तो क्या? मैथ। तो बहुत भयानक वाला टेंशन है, बायोलॉजी और मैथ के साथ कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करने वाली चीजें नहीं, देख के लगता है हटाइए, मेरे लायक चीज नहीं है मैथ्स। मतलब मैथ्स क्या फैमिली प्रेशर है? नो सर, मैं खुद का। तो कंफ्यूज किस चीज में हो? यही बायो और मैथ। मतलब क्यों? इजी कौन? दो सेम होता है तो समझ में आता है, मतलब डिफरेंट होता है तो मतलब कौन हमको मतलब समझ में आ जाता है। अच्छा ऐसा। 10th में क्या समझ में आया था? सर 10th में तो सब ठीक था। सब ठीक था। ज्यादा ठीक कौन था? ज्यादा इंग्लिश में सबसे अच्छा था। इंग्लिश सबसे अच्छा था? नहीं, इंग्लिश का तो बात ही डाल। तो बायो और केमिस्ट्री केमिस्ट्री और बायो, और तो फिर मैथ्स को साइड रखो, फिर छोड़ दो, क्योंकि मैथ्स खूब आएगा फिजिक्स में भी। तुम्हारा फिजिक्स भी मैथ के वैसे में भी दिक्कत करता, तो मैं तब फिर कहां घुस रही हूँ? बस तुम यही रहो, कंफ्यूजन सिर्फ इसके लिए है। सर कोई बोल रहा है कि साइंस से मैथ्स ले लो, अगर नहीं निकलेगा तो। देख बच्चे, एकदम सीधा सीधा बात बोले तो साइड से मैथ लेके भी तुम पढ़ नहीं पाओगे। कारण मतलब नॉर्मल हम मैथ पास होने के लिए पढ़ सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। आसपास में बहुत कोचिंग है, सामने कोई कोचिंग पकड़ लो, हम ही पकड़वा देंगे मैथ्स के लिए। यहां तो नहीं होगा, क्योंकि यहां पे चलेगा जेई लेवल, और तुमको पागल तो होना नहीं है। नहीं होना ना,
अगर आप साइड से मैथ्स लेते हैं, अच्छा एक और बात, साइड से मैथ नहीं भी लेते तो भी गलती से कोई कंप्यूटर मत ले लेना, मैथ ही इतना पढ़ना है, पगला जाओगे। पेंटिंग पीएचई एक्स्ट्रा पेपर वैसे बताएंगे जब एग्जाम बोर्ड। सर आर्ट्स में भी होता हमारा ये सब चीज, मतलब 5 शायद। सब्जेक्ट रहता है। हाँ 5 पर 8 तो उतना आइडिया नहीं है, और नहीं इतना टाइम घुसाएंगे। एग्जाम जब स्कूल में एडमिशन लेना सीबीएसई तो बात जरूर करना, अगर एक बार गलती पेपर चूज हो गया फिर कोई नहीं बचाएगा। हम भी बहुत 30 मार्क कहाँ बन के लिए थे, पीएचई भी और कंप्यूटर भी, कंप्यूटर उनको पसंद भी था, बट इतना टफ है, केवल कोडिंग है, इतना टफ है कि हम केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए 13 दिन का गैप था, हम उसमें से 2 दिन केमिस्ट्री पढ़े, बाकी 11 दिन कंप्यूटर पढ़े। ये हालत था, पूरा 11th पढ़ना पड़ा, पूरा 12th पढ़ना पड़ा, तब समझ में आया। गलती से भी कंप्यूटर मत घुस जाइएगा, ये नहीं कि हो जाएगा, नहीं होगा। पेंटिंग 70 मार्क्स, अगर यहां से फ्लाइंग है, हम जहां बताएंगे वहां से फ्लाइंग है, तो 70 में से 65 तो फ्री में देगा, खाली नाम लिख के आइएगा तब भी, है ना। वो पैसा ले लेता है, कोई और से बनवा देगा, तुम खाली नाम लिख के आ जाना, या फिर कार्टून तो बनाने आता ही होगा, है ना, एकदम गोल ऐसा डोरेमोन टाइप। हो गया, इस पे भी नंबर मिलता है 70 में 65। पेंटिंग चूज कर सकते हो, 30 मार्क्स का थ्योरी होता है, 10 नंबर ले आया पास, और उसका मार्क्स जुड़ता भी नहीं तो कोई फायदा नहीं। पीएचई बायोलॉजी से बहुत रिलेटेड हो जाएगा, स्ट्रेस पढ़ना है, स्ट्रेन पढ़ना है, सुनो ना, स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेन आ गया, तो लिगामेंट पुल हो जाता है, इस तरह का चीज होता है, तो क्या वो भी पढ़ना है थोड़ा सा, तो बायोलॉजी से रिलेट करने पे हो जाएगा, टेंशन लेने के बाद। और पीवाईक्यू से खूब मिल जाता है वो सब, तो टेंशन एकदम नहीं लेना, लेकिन हाँ टेंशन नहीं लेने का मतलब ये मस्त एकदम बैठ गया, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बात खत्म। टेंशन ज्यादा नहीं लेना है काम लायक। तो ठीक है, चलिए उसको बात करेंगे। मैथ्स एक्स्ट्रा में रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई खास फायदा उससे नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ईमानदारी से तो कोशिश करते हैं बच्चों, मैथ भी रख लो, क्यों ही रास्ता बंद करना, लेकिन बहुत बहुत बोझा, हमेशा सिर पे एक बोझा लेके घूमने वाला बात होता है। सिर्फ पास क्योंकि मन नहीं मानता है ना, एक बार आप मैथ लोगे तो घर वाले चढ़ जाएंगे, मैथो पढ़ो मैथो पढ़ो मैथो पढ़ो, घर वालों के खाली आदत होता है, बोलते होते तुम ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ले लोगे तो चढ़ जाएंगे, ले लिया पैसा बर्बाद कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, मतलब हमको हर बार प्यार से बोला जाता था, आपको भर दो नीट, कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना ग्रेजुएशन करो, हम एकदम नहीं टोकेंगे, या कोई फॉर्म गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर दो, अरे भर के तो देखो बस दे देना, अब तुम भर दो, अगला दिन से पैसा डाल दिया, चाइना की, अरे यार आप ही तो बोलते खाली भर दो, पढ़ने थोड़ा बोले थे, हम लोग कह रहे थे कि अभी नहीं करना है, इसीलिए घर वालों के बातों में नहीं आना है, वो प्यार से मस्का, बकरी को हलाल करने से पहले जो टीका लगाते ना, वैसे वो लोग टीका लगाते हैं, उसके बाद तो हलाल कर ही देंगे। मैथ्स ले सकते हो, बट ये एकदम साफ शब्दों में अपने आप को समझा लो, तो सिर्फ पास होना है, और वो भी हम इसलिए बहुत सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा मैथ्स लिए रहोगे ना तो कम से कम थोड़ा तो टेंशन होगा, पास होना है, और पास होने के लिए डेली कम से कम आधा घंटा तो मैथ्स देखना होगा, और अगर आधा घंटा भी मैथ पढ़ोगे ना तो मैथमेटिकल जो फिजिक्स में डर लगता है ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने से, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा जब कोई राक्षस देख के आएगा तो चीजें से क्या ही डर लगना, तो वहां राक्षस देख के आ जाए फिजिक्स में न्यूमेरिकल तो चेंज ही होता है, क्या ही डर लगेगा। तो साइंस अच्छा है तो मैथ्स की वजह से फिजिक्स खराब नहीं होता, ये फायदा हो जाता है, बस इतनी सा फायदा है। और वो भी उसका भी बैकअप है, फिजिक्स वाले सर बोलेंगे पहले मैथ्स पढ़ाएंगे, बोले नहीं पहले दिन बोले थे, कल नहीं। अच्छा कल नहीं बोले, ठीक है, कल पूरा इंट्रोडक्शन सबका इंट्रोडक्शन, नहीं मतलब बच्चों का नहीं, क्या पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर है, अच्छा फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो आज से वो भी मैथ्स ही पढ़ाएंगे, तो अगर तुम उनके वाले नोट्स को भी एकदम अच्छे से पढ़ते हो तो नहीं जरूरत है इसका, ठीक है, तुम लोग डिसाइड करो कुछ काम खुद से। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज synonymous to reproduction. In a unicellular organism, growth is
synonymous to reproduction. Growth is synonymous to reproduction. इसका क्या मतलब बच्चा लोग? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिनोनिमस का मतलब जानते हो क्या होता है हिंदी में? पर्यायवाची। समझे क्या होता है? पर्यायवाची। अब इतना तो हिंदी आता होगा, हिंदी या संस्कृत कुछ तो पढ़े होगे, दोनों जगह पढ़ना है। पर्यायवाची क्या मतलब होता है? दूसरा नाम यानी सेम थिंग। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम बात है। बोलो ये क्या बात हो गया सर? ग्रोथ बढ़ना, रिप्रोडक्शन यानी डिवाइड करना। बच्चा बात सेम ही है। देखो ये रहा अमीबा, इन लोगों में शादी वादी तो होता नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होना नहीं। ये देखो एक लड्डू खाए, दूसरा लड्डू खाए, इसी में फूल गए, हो गया ग्रोथ हुआ। और जैसे ही ग्रोथ हुआ डिवाइड हो गया। ठीक है, अब जरा पढ़ना, ग्रोथ का डेफिनेशन है। कितने अमीबा थे? अभी कितने हो गए? ग्रोथ हुआ। ठीक है, ग्रोथ हुआ। अब एक अमीबा से दो डॉटर अमीबा बन गया तो रिप्रोडक्शन हुआ। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम ही बात होता है, सिर्फ यूनिसेलुलर में। ठीक है, मल्टीसेलुलर में अलग अलग। हमारे में अभी एक तबाक दे 10 सेल डैमेज होगा, अगला दिन आ जाएगा 10 सेल। ये क्या है? ग्रोथ। इंक्रीज इन सेल तो हुआ, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा, सही बात है, लेकिन क्या रिप्रोडक्शन भी हो गया ना? ठीक है, अब एक लाइन लिखेगा, देखो कितना प्यारा वो चीज है। इसको एक शुद्ध साइंटिफिक भाषा में लिखवाता हूं जो नीचे पूछता है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म growth and reproduction are mutually inclusive thing. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव भी लिख सकते हो। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इनक्लूसिव। हो गया? मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इनक्लूसिव है, एक ही बात है। ठीक है, ठीक है, इनक्लूसिव का मतलब एक ही बात। तो सीधा सा बात जो समझे उसी को बायोलॉजिकली कैसे लिख लिया, समझ गए? इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इनक्लूसिव, एक ही बात है। ठीक है, जो भी चीज नया लग रहा हो उसको लिख लो। हिंदी में लिखने में शर्माना नहीं है। जैसे सिनोनिमस का मतलब पर्यायवाची हिंदी में लिख लिए, ठीक है, लिख लो अंडरलाइन करके। नोट तेरा है, वो तुम अपने लिए लिख रहे हो, मेरे लिए नहीं। तो जो तुमको समझ में आए वो लिखो, जो हमको बुझाएगा वो लिख क्या करोगे? ठीक है, जैसे म्यूचुअली इंक्लूसिव, नहीं समझ में आ रहा है लिखिए एक ही बात है, हिंदी में लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्सएप पे हिंदी में लिखते हैं ना, लिख लेंगे। इतना हिंदी लिखना तो आता ही होगा, इतना तो पढ़े लिखे हो नहीं, अंगूठा तो नहीं मारते ना कोई भी। ठीक है, नेक्स्ट, एक सवाल का जरा जवाब दो पहले। क्या ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग में होता है ना? देखिए कहीं, ग्रोथ ऑल्सो अकर्स इन नॉन लिविंग थिंग। अभी तो टेंशन हो गया, ये क्या बोल दिए सर, ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग में कैसे हो रहा है? ठीक है, पहले लिखो फिर समझाता हूं। ग्रोथ ऑल्सो अकर्स इन नॉन लिविंग थिंग। अभी मान लो तुम में से कोई एकदम नहीं पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो रोटी बनाने का काम मिल गया। जब बनाना शुरू किए तो एक भी रोटी नहीं था, बनाना खत्म किए तो 10 रोटी। 1 घंटे में 10 बन ही सकता है ना? इतना स्पीड मेरा है यार, जाता है ट्रेन। चलो, 1 घंटे में 10 रोटी, मतलब पहले 0 रोटी था, अभी 10 रोटी हो गया। इंक्रीज नंबर हुआ, ग्रोथ हुआ, तो रोटी लिविंग है। ठीक, मतलब नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है। ये मकान कितना फ्लोर होगा? 0, 1, 2 सेकंड फ्लोर तक है। पहले वाले को ग्राउंड बोलते हैं।
उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर। अभी हम लोग किस फ्लोर पे हैं? सेकंड, और थर्ड पे। पहले वाले पे टाइल्स, दूसरे वाले पे ठाकुर जी और तीसरे पे हम। अभी एक और फ्लोर बनाना है, तो इस बिल्डिंग का मास बढ़ेगा तो ग्रोथ हो गया। लिविंग है बिल्डिंग, मतलब ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होता है। ग्रोथ हमारे में होता है तो हम भी नॉन लिविंग, लिविंग मतलब ग्रोथ लिविंग में भी होता है, ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होता है। क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है? क्या दोनों सेम ही है? ग्रोथ तो दोनों में, इंक्रीज इन मास इंक्रीज इन नंबर दोनों में होगा। एक रोटी से 10 रोटी बनना है, इंक्रीज इन नंबर। बिल्डिंग का मास बढ़ जाना एक और फ्लोर बनने से, इंक्रीज इन मास। कुछ डिफरेंस है? लिखिए, बट देयर इज ह्यूज डिफरेंस इन, but there is huge difference in growth of living and non living। देखो ये एकदम नॉन प्रोडक्टिव चीज हम तुमको पढ़ा रहे हैं। 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं था, बट तुमको थोड़ा कहानी भी सुना रहे हैं क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। ठीक है, आगे दौड़ने के लिए तैयार होना। ये 10th नहीं है, यहाँ हम उतना मस्ती नहीं करते, करते हैं मतलब इतना नहीं करते। क्या लिखे? देयर इज ह्यूज डिफरेंस इन ग्रोथ ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, इन ग्रोथ ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। इन लिविंग, कलर चेंज कर सकते हो, कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लिविंग ग्रोथ इज इंट्रिंसिक। बोलो सर कि आप आजकल को ज्यादा नए नए वर्ड नहीं लिखवा रहे। इन लिविंग ग्रोथ इज इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मीन्स occurs from inside। ठीक है, आपका हाइट कैसे बढ़ा था? रोटी सब्जी जो खाए वो बॉडी के अंदर से हाइट बढ़ाया, या फिर हील वाला चप्पल पहन के हाइट बढ़ा लिए? कौन ग्रोथ है? हाँ, जो खाए अंदर से हाइट बढ़ा, है ना। ऊपर से अगर आपके ऊपर कोई एक आध हेलमेट लगा इसका मतलब ही नहीं आपका ग्रोथ हो गया। समझ गए बात? तो लिविंग में ग्रोथ अंदर से होता है। ठीक है, इन लिविंग ग्रोथ इज इंट्रिंसिक, occurs from inside, while in non-living growth is extrinsic। while in non-living growth is extrinsic। extrinsic means, बोल दे, उल्टा है, occurs from outside। in non-living growth is extrinsic। in non-living growth is extrinsic, occurs from outside। occurs from outside by accumulation of materials। by accumulation of materials, चीजों के जमा होने से बनता है, ग्रोथ होता है। किसमें? नॉन लिविंग में। occurs by accumulation of materials। हो गया? occurs by accumulation of materials। चलो समझना, एग्जांपल में अगर हम बात करें नॉन लिविंग के ग्रोथ का, तो सैंड ड्यून्स का नाम सुने हो? थोड़ा हिस्ट्री में चले गए, 8 साल लोग जवाब दीजिए। घूम रही है, गर्दन पे तलवार थोड़ा रख दिए। सैंड ड्यून्स, जब डेजर्ट एरिया में सैंड स्टॉर्म चलता है तो सैंड का बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ बन जाता है, उन्हीं को सैंड ड्यून्स बोलते हैं। अच्छा, आज मान लो इतना बालू था, इतना, ठीक है, दोबारा सैंड स्टॉर्म आया और ये ऊपर में और बालू जमा होते होते इतना बड़ा बन गया। तो बालू जमा होने से बना है, एक्यूमुलेशन से। बाहर से जमा हुआ, ऐसा तो इधर से बढ़ रहा था, समझे, आउटसाइड से। तो ये ग्रो करा लेकिन फ्रॉम आउटसाइड, एक्सट्रिंसिक। सैंड ड्यून्स एग्जांपल है किसका? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ नॉन लिविंग में। उसी तरह एक और एग्जांपल का बात कर सकते हो, आइस कैप, नहीं आइस कैप क्या बोलेंगे उसको, स्नो माउंटेन। हाँ एग्जैक्टली यही चीज होता है। ठीक है, तो स्नो माउंटेन और सैंड ड्यून, ये इसलिए लिखा हूं, यही तो एग्जांपल। बिल्डिंग भी समझाया, रोटी भी समझाया, लेकिन लिखा हूं यूं ये इसलिए क्योंकि यही पूछेगा अगर पूछा तो।
ठीक है। नोट्स हाईली स्पेसिफिक है, समझाना अलग बात है, लेकिन जो कॉपी में है मतलब वो क्वेश्चन है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, फिर से कलर चेंज हो सके तो अच्छा लिखिएगा। ग्रोथ इज अ फीचर ऑफ लाइफ। फीचर समझते हो? उसका कैरेक्टर, लाइफ का कैरेक्टर है ग्रोथ, जाहिर सा बात है, जो जिंदा है वो ग्रो करता है, सही बात है, लेकिन जो मरा है वो भी ग्रो करता है ना, नॉन लिविंग थिंग भी तो ग्रो करता है, तो लाइफ का फीचर तो है ग्रोथ। एक और टर्म आता है, इसको स्पेशली फोकस करना, यही पूछता है आजकल, अभी तक जो पढ़ाया बहुत कुछ इंपॉर्टेंट था, जैसे ट्विन कैरेक्टर्स ग्रोथ के कौन कौन है, ये भी रिसेंटली में पूछे हुए, टिक मारना चाहता हूं आपको। ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ जो बताया, रिसेंट पूछा हुआ चीज है। ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक बताया ना, लिविंग में इंट्रिंसिक, नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लाइफ। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या होता है? फीचर तो समझ में आ रहा है, अगर फीचर में कैरेक्टरिस्टिक जोड़ दें तो क्या फर्क पड़ता है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब होता है कि वो फीचर जो सिर्फ लिविंग में मिलता है, वो फीचर जो लिविंग और नॉन लिविंग में डिस्टिंग्विश कर सकता है, अंतर कर सकता है। तो क्या ग्रोथ अंतर कर सकता है लिविंग नॉन लिविंग में? क्या किसी चीज में ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा देख के बता सकते हैं कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग? नहीं बता सकते। ग्रोथ तो दोनों में ही होता है ना? क्या हो सकता है ग्रोथ दोनों में से किसी में नहीं हो? पॉसिबल ना? स्टेशनरी फेज भी आता है लाइफ में, अभी हमारा ग्रोइंग फेज है, जब 60-70s के हो जाएंगे तो वो स्टेशनरी फेज होगा, कुछ समय के लिए सब कुछ रुक जाएगा, और उसके बाद फिर डी एक्सेलरेशन, यानी अब ऊपर जाने का तैयारी शुरू, ठीक है। तो अभी हम बच्चा बहुत तेजी में ग्रो करता है, देखते हो, किसी से 4 साल में मिले, उससे 8 साल में मिलो तो इतना बड़ा हो गया, ऐसा वाला फील। किसी से 10 साल में मिले, उससे 15 साल में मिलो, वाह चेहरा बहुत बदल गया, हाइट वेट अदल तक चेहरा बदल गया। किसी से 15 साल में मिले और फिर 25 में मिलना, सेम ही लगेगा, थोड़ा मोटा डिफरेंस। अच्छा, किसी को 25 में देख लो फिर 50 में देखो, मे भी 1% का चेंज, ज्यादा चेंज नहीं होता। 50 और 70 वाले में और जैसा था एकदम वैसा ही हो जाता है, 70 के बाद अब बूढ़े लगने लगे, ऐसा वाला फील, क्योंकि अब डीग्रोथ चालू होता है, समझे बात? ये जो बोल दिया मजाक मजाक में, ये भी क्वेश्चन पूछता है नीट में, लाइफ में कितने स्टेजेस, पहले एक्सेलरेशन बहुत तेजी में, फिर एक्सेलरेशन थोड़ा कम, जो हमारा एज ग्रुप है, ग्रोथ होगा लेकिन हमारा नहीं तुम्हारा, मेरे वाले में अब ऑलमोस्ट कांस्टेंट की तरफ जाना शुरू हो रहा है, अभी गए नहीं है, जाना शुरू, स्टार्टिंग में स्टार्टिंग हो गया 24-25 आने के बाद, तुम लोग अभी ग्रोइंग में हो, स्पीड बहुत कम हो चुका है लेकिन है, हमसे ज्यादा है ग्रोथ का स्पीड, ठीक है। तो ये भी पूछेगा, इसका एक बाकायदा ग्राफ बना के पढ़ाऊंगा एक चैप्टर में, फिर तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब जो लिविंग नॉन लिविंग में डिस्टिंग्विश कर सके, स्पेसिफिक फीचर ऑफ लाइफ, स्पेसिफिक, जो सिर्फ उसी में तो जिंदा है, सिर्फ, और ग्रोथ है नहीं है, नहीं, क्या ग्रोथ सिर्फ उसी में तो जिंदा है? ये अभी वापस बोला, सिर्फ उसी में, लिख ले तुम, सिर्फ उसी में जो जिंदा है, समझे? ये लिख लो, ये सब हमको नहीं लिखना पड़े यार, ये हम लोग खुद से लिखते थे। जानते हो रिजल्ट ओरिएंटेड बच्चे और नॉर्मल बच्चे में क्या डिफरेंस होता है? रिजल्ट ओरिएंटेड बच्चे के नोट्स में टीचर जो लिखवाता है उसके अलावा टीचर जो बोलता है वो भी लिखा होता है। कभी देखो किसी का नोट्स पढ़ने वाले बच्चों का? मतलब मैं भी अपना भी देख सकते हो, अगर तुम भी पढ़ने वाले हो तो ये काम करते हो। टीचर जो बोला वो भी लिख लिए, जो लिखवाया वो तो सब लिखता है, जो बोलता है वो लिखने वाला बच्चा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, क्योंकि बात याद रहेगा, कंसेप्ट याद नहीं रहेगा।
समझे? कहानी याद रहता है, और जो कहानी नोट्स में लिख लिया वो 10 दिन 20 दिन के बाद जब कहानी भूलता तो एक बार देखने के बाद मिल जाता है, तो वो ज्यादा लंबे समय तक टिकता है और वो रिजल्ट देता है। नहीं तो नोट तो सब में इतना लंबा, ये लाइन पढ़ ले काफी है, यही तो मेन पॉइंट होता है, सिर्फ उसी में जो जिंदा है। क्या ग्रोथ सिर्फ उसी में होता है जो जिंदा है? नहीं, तो ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग रिप्रोडक्शन। टाइम तो हो गया, ठीक है, चलो 4-5 लाइन लिखवा देता हूँ, रिप्रोडक्शन ज्यादा बात नहीं। अब समझने में उतना देरी लगेगा, सारा नया नया टर्म आ गया, अब बस टर्म बोलेंगे, अब हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक, तो समझ में आएगा ना क्या? हाँ, बाहर से एक्यूमुलेशन से हो रहा, ठीक। रिप्रोडक्शन देखिए, इट इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ लाइफ, it is also a feature of life। क्या होता है रिप्रोडक्शन, कोई बताएगा? Anyone can define reproduction? Sir, जिसमें मेल लिगामेंट एंड फीमेल लिगामेंट यूज करके। फिर से पूछो, तुम रिप्रोडक्शन बता रही हो या कुछ और बता रही हो? सर जो दो पेरेंट, ये जो बताई वो क्या सही था या गलत था? फिर से बोल दो एक बार। मेल गैमेट फीमेल गैमेट यूज करके न्यू ऑफस्प्रिंग बना, ये रिप्रोडक्शन है, दैट्स इट। ये जो बता रही है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन नहीं। ये सेक्सुअली भी तो रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन में कैसे डिफाइन करें? सर टू पेरेंट, जब फिर टू पेरेंट, टू आया तो सेक्सुअल हो गया। एक पेरेंट भी तो रिप्रोड्यूस कर सकता है ना। So the process by which organism produce one more of its own. That's it. स्टूडेंट अच्छे से याद है, एग्जैक्टली मेरा बोली है ये, ठीक। लिखिए, the process by which organisms form more of its own kind, the process by which organisms form more of its own kind, the process by which organisms form more of its own kind, the process by which organisms form more of its own kind, process by which organisms form more of its own kind, reproduction is called reproduction। called कैसे लिखते हो आप लोग? C और ज्यादा नहीं, नोट्स तेरे लिए बच्चा, उसमें नंबर नहीं है, नहीं हमको देखना है, वो तेरे को समझना है, तो तुम कॉल्ड ऐसे लिख सकते हो, हम तो हमेशा अपने नोट्स में ऐसे ही लिखते हैं कॉल्ड, ठीक है, इट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कलर चेंज कर सकते हो। इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर as there are many organisms, it is not a characteristic feature as there are many organisms, it is not a characteristic feature as there are many organisms, as there are many organisms which are living but cannot reproduce, as there are many organisms which are living but cannot reproduce। ये रिप्रोडक्शन में भी पढ़ाया था गणित में, which are living but cannot reproduce। एग्जाम्पल पता तुम्हें लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं ना, मैरिड हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं बट फिर भी कोई बेटी नहीं, इसका ये मतलब थोड़ा कि वो डेड है, लिविंग है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसको बोले थे? जिसमें जो जिंदा हो, हाँ, जिंदा हो तो ही दिखेगा। तो क्या सिर्फ जिंदा में दिख रहा है रिप्रोडक्शन? मतलब जिंदा है फिर भी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, समझे बात? जिंदा है फिर भी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, इसका मतलब कि ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, समझे बात?
इस तरह लिखा। तो एग्जाम्पल देखो पहला ड्रोन, ड्रोन का बात कर रहे थे हनी बी में, याद आ रहा है? पूरा कहानी सुनाया था हनी बी का। मेल को ड्रोन बोले थे, फीमेल क्वीन भी थी, वर्कर भी थी। ड्रोन्स, कुछ ड्रोन्स और फीमेल क्वीन भी जाती थी नप्शल फाइट पे, जो कि मेटिंग के लिए होता था। वहां पे मेटिंग हुआ, मेटिंग होने के बाद जो मेट करा वो ड्रोन तो उसी वक्त मेटिंग के वक्त ही मर गया इन प्रोसेस में। बाकी को हाइव में आने नहीं दिया जाता था, बेचारा भूखे मरता था, याद आ रहा है? तो ड्रोन, सॉरी ड्रोन बोल रहा हूं, ड्रोन कैसे होगा? वर्कर भी ना, कोई लड़का ड्रोन तो रिप्रोड्यूस कर ही रहा है। वर्कर भी याद आ रहा है? वर्कर भी बेचारी सिर्फ काम ही करती थी, रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं। क्वीन भी फीमेल थी जो फर्टाइल थे, रिप्रोड्यूस करते थे। नहीं याद है तो फिर पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे हनी बी, बट अभी के लिए बस सुन लीजिए। वर्कर भी, उसके अलावा इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, तो हर लिविंग में हो जरूरी नहीं है, हर लिविंग में हो जरूरी नहीं है, इसलिए रिप्रोडक्शन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर यानी सिर्फ लिविंग में मिलेगा, डेड में नहीं मिलेगा, और हर लिविंग में मिलेगा। मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कि अगर वो दिख गया तो तुम कह दो कि लिविंग है, वो नहीं दिख रहा है मतलब नॉन लिविंग है, ऐसा वाला फीचर है तो लिविंग, नहीं है तो नॉन लिविंग। तो रिप्रोडक्शन है तो लिविंग है तो सही बात है, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं है तो नॉन लिविंग। क्या ये फिट हो रहा है इन पे? नहीं, इसलिए ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। अगला पॉइंट, यूनिसेलुलर में दोनों सेम होता है, ये तो बता दिया था, लिखिएगा। इट इज क्वाइट सिंपलर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट इज क्वाइट सिंपलर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्वाइट सिंपलर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर में बहुत सिंपल होते हैं, क्वाइट सिंपलर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, क्वाइट सिंपलर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जांपल में प्लानेरिया, प्लानेरिया में क्या होता है? सर वो जितने में डिवाइड होता है उतना में से फिर वो रिप्रोडक्शन, तो उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रीजेनरेशन। वेरी गुड, रीजेनरेशन, प्लानेरिया में रीजेनरेशन। उसी तरह फंगस, इसमें होता है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। हो गया? चलो, तो समय अलाउ नहीं कर रहा आज के लिए, कॉलेज में जाना है हमको। एक हेडिंग डालो, मेटाबॉलिज्म। जब तक डेमो चल रहा है, वीक में 3 दिन क्लास होगा, डेमो के बाद वीक में 2 दिन 45 मिनट, संडे को 1.5 घंटा, ठीक है। तो ओवरऑल 3 घंटा मैनेज हो जाएगा वीक का। और अगर मान लो 4 घंटा क्लास करना रहा, वैसे अभी हम नहीं करेंगे, अगर करना रहा तो संडे को ही पढ़ जाएंगे आधा घंटा 45 मिनट, ठीक है। बीच में गैप दे लेंगे, ठीक है, क्योंकि उस दिन और कुछ रहेगा नहीं, या मे भी अगर रहा भी तो स्टार्टिंग बायोलॉजी से करेंगे और फिर आप केमिस्ट्री, अच्छा आज तक तो फिजिक्स ही है, नेक्स्ट क्लास में आपको केमिस्ट्री भी मिलेगा, ठीक है। अगला क्लास है सैटरडे को, केमिस्ट्री वाली मैम भी रहेंगी, ऐसा मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गया है। और मोस्ट, अच्छा सर भी बोल दिया, परसों ही बोल दिया, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अगले क्लास में आपको फर्स्ट चैप्टर का जो मटेरियल है वो भी मिल जाए पैकेज। डीपीपी लायक अभी तक तो नहीं पहुंचे, 2-3 टॉपिक ही पढ़े, मे भी कॉपी में आपको थोड़ा लंबा दिख रहा हूं, 3-4 पेज हो गया, बट छोटा छोटा टॉपिक है सब, इंट्रोडक्शन और 2 टॉपिक। अब बहुत छोटा सा चीज है, जो समझने में टाइम लगा ग्रोथ में लगा, क्योंकि सब कुछ वर्ड्स नए थे। अब सारे वर्ड्स आप सीख चुके, याद करो जेनेटिक्स में भी ऐसा ही करे थे, स्टार्टिंग में समय लगा था, फिर तो उड़ गए थे, पता भी नहीं चला कब खत्म हो गया, वही यहां भी होगा। अब समय नहीं है, जब सेकेंड हाफ में पहुंचेंगे तो फिर से थोड़ा टाइम लेंगे और फिर तेजी में निकलेंगे, ठीक है। सैटरडे को हम लोग मिड तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और अगर संडे को क्लास लगा तो फिर उस दिन एकदम पगड़ी वगड़ी बांध के आइएगा सिर पे। चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे।